नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भारतीय संविधान की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो दिखने में तो बहुत सीधी-सादी लगती है, लेकिन असल में हमारे मौलिक अधिकारों की पूरी बुनियाद उसी पर टिकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 12 की और उसमें दी गई राज्य की परिभाषा की। ये एक शब्द हमारे पूरे संवैधानिक ढांचे की चाबी है और आज हम मिलकर इसी पहेली को परत दर परत खोलेंगे। चलिए, इस सफर की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर किसी के मौलिक अधिकार जैसे बोलने की आज़ादी या बराबरी के हक का हनन होता है, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? वो कौन है जिसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं? तो देखिए, संविधान इसका एक बिल्कुल साफ जवाब देता है, राज्य यानी द स्टेट। और बस इसीलिए ये समझना इतना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये राज्य है क्या, क्योंकि जब तक यही पता नहीं होगा कि राज्य कौन है, तब तक अपने अधिकारों के लिए सही दरवाज़ा खटखटाया ही नहीं जा सकता। तो चलिए अब सीधे संविधान के पन्नों पर चलते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल 12 राज्य को कैसे समझाता है। ये आर्टिकल संविधान के पार्ट 3 यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए एक मजबूत नींव का काम करता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, आर्टिकल 12 राज्य के 4 मुख्य हिस्से बताता है। पहला, भारत सरकार और हमारी संसद। दूसरा, हर राज्य की अपनी सरकार और उसका विधानमंडल। और तीसरा, सारे लोकल अथॉरिटीज जैसे कि नगरपालिका या पंचायत। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन असली कहानी और सारी कानूनी दिमागी कसरत शुरू होती है इसके चौथे हिस्से से। और ये रही वो पहेली, अन्य प्राधिकारी या अदर अथॉरिटीज। सुनने में कितने आम से शब्द लगते हैं ना, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय कानून के इतिहास में इन्हीं दो शब्दों पर दशकों तक बहस चली है। क्या एक यूनिवर्सिटी राज्य है? क्या एलआईसी राज्य है? क्या बीसीसीआई भी राज्य है? इन्हीं सवालों ने हमारी अदालतों को ये सुलझाने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस छोटे से फ्रेज में और कौन-कौन छिपा है। तो अब हम कहानी के अगले और सबसे दिलचस्प हिस्से में आ गए हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे कोर्ट्स ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, इस अन्य प्राधिकारी की गुत्थी को सुलझाने के लिए वक्त के साथ कैसे नए-नए नियम बनाए। ये देखना बहुत ही रोचक है कि कैसे न्यायपालिका ने धीरे-धीरे राज्य की परिभाषा का दायरा बढ़ाया। इस पहेली को सुलझाने में एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1967 के राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड बनाम मोहनलाल केस में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात कही। कोर्ट ने कहा कि भाई, अन्य प्राधिकारी एक बहुत बड़ा और खुला हुआ शब्द है। इसमें कानून के जरिए बनाया गया कोई भी ऐसा बॉडी शामिल हो सकता है जिसे सरकारी या सेमी सरकारी काम करने की पावर दी गई हो। मतलब साफ था, अगर कोई संस्था कानून से बनी है और सरकारी ताकत का इस्तेमाल करती है तो उसे राज्य माना जा सकता है। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव बनाम भगत राम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पक्के उदाहरण भी दे दिए। अदालत ने साफ कहा कि एलआईसी, ओएनजीसी और आईएफसी जैसी संस्थाएं राज्य की परिभाषा में ही आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि ये संस्थाएं वो काम करती हैं जो जनता के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जो काफ़ी हद तक सरकारी कामों जैसे ही हैं, यानी ऐसे काम जो आम तौर पर सिर्फ सरकार ही करती है। इस फैसले ने आम लोगों को इन बड़ी बड़ी संस्थाओं के खिलाफ भी अपने मौलिक अधिकारों का दावा करने का रास्ता खोल दिया। तो अब तक ये तो क्लियर हो गया था कि राज्य सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं है, लेकिन फिर भी एक उलझन थी। हर केस को अलग अलग देखने के बजाय क्या कोई ऐसा टेस्ट या पैमाना हो सकता है जिससे आसानी से पता चल जाए कि कोई संस्था राज्य है या नहीं? इसी सवाल का जवाब हमें एक लैंडमार्क केस में मिला। और ये है वो लिटमस टेस्ट जिसने काफ़ी हद तक तस्वीर साफ कर दी। 1979 में रमना दयाराम शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह की प्रैक्टिकल चेकलिस्ट ही बना दी। अब अदालतें ये सवाल पूछने लगी, क्या इस संस्था का पैसा सरकार का है? क्या इसके खर्चे सरकार उठाती है? क्या सरकार का इस पर पूरा कंट्रोल है? क्या ये जनता के लिए बहुत ज़रूरी काम कर रही है? क्या इससे सरकार ने किसी एरिया में मोनोपोली दी है? अगर इनमें से ज़्यादातर सवालों का जवाब हाँ में आता है तो उस संस्था को राज्य माना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई संस्था सरकार की तरह दिखती है, सरकार की तरह काम करती है और सरकार के कंट्रोल में है, तो भाई वो राज्य है। हमने सरकार, संसद और सरकारी कंपनियों की बात तो कर ली, लेकिन अब इस पहेली का सबसे पेचीदा और शायद सबसे विवादित हिस्सा आता है। क्या न्यायपालिका यानी हमारे कोर्ट्स खुद राज्य की परिभाषा में आते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कानून के बड़े बड़े माहिर भी एक राय नहीं रखते। देखिए, इस बहस के दोनों पक्षों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ एचएम सिरवई जैसे बड़े कानूनविद मानते हैं कि हाँ, न्यायपालिका राज्य है,
उनका तर्क है कि संविधान कोर्ट्स को नियम बनाने और कर्मचारी रखने जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने की पावर देता है, और जब कोर्ट ये काम करता है तो वो राज्य की तरह ही काम कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये तर्क भी है कि जब कोर्ट अपना असली काम यानी फैसला सुनाने का काम करता है तब वो किसी के अधीन नहीं होता और उसे राज्य नहीं माना जा सकता। तो इसे ऐसे समझिए, जब जज साहब केस का फैसला सुना रहे हैं तब वो राज्य नहीं है, लेकिन जब वही कोर्ट अपने लिए स्टाफ की भर्ती कर रहा है तब वो बिल्कुल एक राज्य की तरह काम कर रहा है। ये एक बहुत बारीक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। हमने परिभाषा देखी, अदालतों के नजरिए को समझा और न्यायपालिका पर हुई बहस को भी जाना। लेकिन अब घूम फिरकर सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? एक आम इंसान के लिए राज्य की इस परिभाषा का क्या मतलब है? इसका सीधा जवाब खुद संविधान में ही छिपा है। आर्टिकल 12 में दी गई राज्य की ये परिभाषा खास तौर पे संविधान के 2 हिस्सों पर लागू होती है। पार्ट 3 जो हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और पार्ट 4 जो सरकार को नीतियां बनाने के लिए दिशा निर्देश देता है। और यही है इस पूरे विश्लेषण का सार। आप अपने मौलिक अधिकारों का दावा किसी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी के खिलाफ नहीं कर सकते। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसके लिए देश में दूसरे कानून हैं, लेकिन उसे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कहा जाएगा। मौलिक अधिकारों का हनन केवल और केवल राज्य ही कर सकता है, और इसीलिए सिर्फ राज्य को ही इसके लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। राज्य को पहचानने की यह सारी कानूनी मेहनत सिर्फ ये पक्का करने के लिए है कि आखिर वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिन्हें हर हाल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। तो आज हमने देखा कि कैसे राज्य की परिभाषा सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं बल्कि हमारे अधिकारों का एक सुरक्षा कवच है। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। आज के ज़माने में जब एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे कई काम प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं जो पहले सिर्फ सरकार के काम माने जाते थे, तो क्या आपको लगता है कि राज्य की इस परिभाषा को और फैलाने की ज़रूरत है? भविष्य में हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए इस परिभाषा को कैसे बदलना चाहिए? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में।